नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की सीरीज़ प्रारंभ की हुई है। अभी तक हमने 3 लेक्चर इस श्रृंखला के अंतर्गत अटेंड कर चुके हैं। अभी का जो टॉपिक मैं आज लेके उपस्थित हुआ हूँ वो उत्तराखंड का अपोहा तंत्र, ये लेक्चर चौथा रहने वाला है। इससे भी बहुत अधिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रहती है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड का अपोहा तंत्र क्या है। देखिए, हमें ये समझना होगा, ये मैं क्वेश्चन प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, उत्तराखंड का अपोहा तंत्र क्या है। इसमें देखिए, जैसे आप सभी को पता है, हिमालय भारत का सबसे बड़ा क्या है, जल ग्रहण करने वाला ये क्षेत्र होता है, जहाँ पर सबसे अधिक पानी का स्रोत कहें, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हिमालय की चोटियों में पाया जाता है, जहाँ पर बर्फ़ रहती है सर्वाधिक रूप में। वहीं से संपूर्ण धरातल में जो मीठे जल का स्रोत जो पाया जाता है वो हिमालय की चोटियों से प्रवाहित होते हुए जो जल मैदानी क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होता है उससे प्राप्त होता है। देखिए, भारत में कई पवित्र नदियाँ हैं, जैसे कि आपको पता है गंगा है, यमुना है, शारदा है, सरयू है, सरस्वती है, भागीरथी है, अलकनंदा आदि नदियों का जो उद्गम स्थल है ये क्या है, हिमालयी क्षेत्रों से इनका क्या है, ये उद्गम स्थल नहीं माना जाता है। और साथ ही ये उत्तराखंड में जो बहने वाली अधिकांश नदियाँ, अगर हम बात करें उत्तराखंड की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो आपको देखोगे हिमालयी क्षेत्र की के जो स्रोत होते हैं, इसका उत्पन्न जो होती हैं वो हिमालय के हिमनदों से इनका क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटा मोटा हम अगर समझें तो उत्तराखंड की अगर नदी तंत्र की यदि हम बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में जो जल संसाधन के रूप में ये एक संपन्न राज्य है। यहाँ पर जल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ये अपने आप में कहें एक रूप से समंदर के तौर पर इसे देखा जाता है, जहाँ पर मीठे पानी का स्रोत बहुत अधिक मात्रा में उत्तराखंड में पाया जाता है। और यहाँ जो बहने वाली जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका जो प्रभाव तंत्र है वो दक्षिण से या दक्षिण पूर्व दिशा में इनका जो प्रभाव होता है सर्वाधिक रूप में होता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियाँ हैं उनकी बहने की दिशा किस एटीट्यूड में है। ठीक है, ये आपको बताना होगा। दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं और इनमें राज्य की अगर मैं सबसे लंबी नदियों की यदि मैं बारे में बात करूं, उनका क्रम आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। उसमें देखिएगा दोस्तों, जो नदियां हैं, अगर मैं उत्तराखंड की बारे में बात करूं तो उसमें क्रमशः अगर काली नदी पहले स्थान पर आती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है जो ये प्रवाहित होती है 252 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और उसी प्रकार भागीरथी की यदि मैं बात करूं, ये 205 किलोमीटर के दायरे में ये प्रवाहित होती है। उसी प्रकार अलकनंदा 195 किलोमीटर है इनकी। और तथा यदि मैं बात करूं पश्चिमी रामगंगा के बारे में बता तो 155 किलोमीटर के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। अब जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा को या धौलीगंगा हो या मंदाकिनी हो या पिंडारी हो या मंदाकिनी हो या नायर नदियाँ से मिलकर एक सप्त समूह का स्रोत उत्पन्न होता है, जिसे हम सप्त स्रोत कहा जाता है। अब देखिए किन किन नदियों से सप्त स्रोत बनता है। देखिए, पहला जो है आपके, अगर हम पुराणों के आधार पर बात करूं, देखिए उसमें भागीरथी है, अलकनंदा है, धौलीगंगा है, मंदाकिनी है, पिंडर है, मंदाकिनी और नायर नदियों को मिलकर एक सप्त समूह का ये निर्माण होता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ये से भी बनता है कि राज्य के प्रमुख 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए, कभी आ जाता है। देखिए, अगर मैं 3 नदी तंत्रों की यदि मैं बात करूं दोस्तों, उसमें पहला जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, उसके बाद भागीरथी का उपतंत्र देखने को मिलता है, अलकनंदा का उपतंत्र भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो क्या है प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, अब और जो मैंने आपको बताया था जो सप्त समूह की जो नदियाँ, उसमें क्या गंगा की जो तंत्र है उनके अन्य नदियों के रूप में
कौन सी नदियाँ आती हैं, जैसे भागीरथी की बात करूँ या अलकनंदा की बात करूँ, ये उपतंत्र के अतिरिक्त जो इनके अंतर्गत जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो गंगा तंत्र की ही का ही ये भाग इनको माना जाता है। जैसे नायर नदी होगी, ये पश्चिमी रामगंगा की बात करूँ या पूर्वी रामगंगा की बात करूँ या कोसी नदी के बारे में बात करूँ, तो ये सारी नदियाँ क्या है, गंगा की सहायक तंत्र है। और यदि यमुना नदी का तंत्र की यदि मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत भी आपको ढेर सारी नदियां आपको देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से काली नदी, जिसे शारदा नदी तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि मैंने आपको सप्त समूह के बारे में बता दिया। देखिए, निम्न में से कौन सप्त सामुद्रिक स्रोत में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इन चारों में से एक ऐसी नदी है जो सप्त समूह में क्या है, सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, भागीरथी नदी है, अलकनंदा है, पिंडारी है या कोसी जो नदी है, ये सप्त समूह के अंतर्गत ये वर्णित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी का दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? अब किस नदी को कह रहा है, किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? देखिए, ये विष्णु प्रयाग पर जब भागीरथी आती तब कहा जाता है इसको गंगा, या देव प्रयाग पर कहा जाता है, या कर्ण प्रयाग पर कहा जाता है, या रुद्र प्रयाग में कहा जाता है। किस स्थान पर इसे कहा जाता है आपको बताना है गंगा के नाम से। देखिए दोस्तों, जब भागीरथी नदी देव प्रयाग पर पहुंचती है तो इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे साझा करें। आइए देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत दफ़े पूछा जाता है। ये देखिए, इस में भी पूछा गया है, PCS प्री 2007 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जो भागीरथी नदी की बारे में बात करूँ, इसका उद्गम स्रोत कहाँ से है या कहाँ से निकलती है? देखिए, गोमुख से निकलती है, या गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से निकलती है, या विष्णु प्रयाग से निकलती है। अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दूं तो ये गोमुख से प्रवाहित होती है, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। ठीक है, अब खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। जो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान किस जगह पर माना जाता है? ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। देखिए, जलकुर नदी का, या भिलंगना नदी का, या पिंगल नदी का, या बाल गंगा नदी का, ये किस जगह पर खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये भिलंगना नदी पर इसका क्या है, उद्गम स्थल है। अब पांचवें नंबर का प्रश्न, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा में 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। आज जाह्नवी नदी के बारे में बात करूं तो इसका मुख्य नदी से संबंध है। देखिए, काली नदी से है, या रामगंगा नदी से है, या अलकनंदा नदी से है, या भागीरथी नदी से है। तो दोस्तों, इसका जो संबंध है वो भागीरथी नदी से ही इसका संबंध है। ठीक है, अब छठा प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये कई दफ़े परीक्षाओं में पूछा गया है, PCS के अंतर्गत भी पूछा गया है। देखिए, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत से लोग इस धाम की तरफ जाते होंगे, यहाँ इन्होंने दर्शन भी किए होंगे, और लोगों को पता नहीं होता है कि इसके पैरेलल जो नदी प्रवाहित होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, कनिष्ठ लिपिक सहायक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जागेश्वर के पैरेलल जो नदी बहती है, अगर उसका नाम की यदि बात करें, यहाँ पर क्रमशः 4 नाम दिए गए, उनमें से एक होगा, देखिए, राम गंगा, काली गंगा, गौरी गंगा या जटा गंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो जटा गंगा के नाम से यहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है। अगर जटा गंगा का संबंध किससे है? पहले देखिए, जटा का मतलब जो भगवान शिव की जो जटाएं हैं वहाँ से प्रवाहित होने वाली जो गंगा है उसे क्या कहते हैं? जाट गंगा। उनकी सर से जो निकलती है गंगा उसे ही जाट गंगा कहते हैं, और ये जागेश्वर धाम के निकट पैरेलल ये प्रवाहित होती है। अब 7वें नंबर का प्रश्न,
मंदाकिनी नदी का किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से इसका संबंध है या मुख्य नदी से संबंध है? ये पीछे 2007 में प्रश्न पूछा गया। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा, किससे इसका संबंध है? देखिए, इसका जो संबंध है अलकनंदा से इसका क्या है? संबंध है। अब इसी कड़ी का अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है 8वें नंबर का प्रश्न, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो गोविंद घाट है वो किन नदियों के मध्य या संगम पर यह स्थित है, आपको बताना है। देखिए, अलकनंदा या भागीरथी या अलकनंदा एवं खीरोड़ा गाड़ के अंतर्गत है, या अलकनंदा या लक्ष्मण गंगा, ठीक है, या फिर बात करें अलकनंदा या धौलीगंगा, किसके मध्य है ये गोविंद घाट स्थित है, किन नदियों के संगम पर? दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के अंतर्गत ये क्या है? स्थित है। भयोड़ा गाड़ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो 9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें गलत युग्म का चयन कीजिए। राजकीय पर्यवेक्षक परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें गलत युग्म को आपने चुनना है जो गलत है, ठीक है, और 3 सही होंगे, एक गलत होगा इसके अंतर्गत, ये आपको देखना है। देखिए, जो प्रयाग और नदियों का संगम की बात करें, विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में ये मिलती है, ये सही है। या फिर रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, या फिर कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी में मिलती है, या देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। देखिए, इसमें से एक गलत है, उसे आपने चयन करना है उसका। देखिए दोस्तों, रुद्रप्रयाग की बारे में बात करूं, ये अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती, बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग की बात करूं, अलकनंदा पिंडर में ये मिलती है, और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी में मिलती है। जो गलत युग्म है इसमें ए। देखिए, विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, ये गलत है, ठीक है। अब 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 10वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए, भारत के इतिहास की बात करें, इसमें अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, उसे दूसरे किस नाम से पुकारा जाता था, आपको ये पता होना चाहिए, ये बताना है इसमें। देखिए, हिरण्यवर्ती या भिलंगना या बाणगंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवर्ती, ये है, ठीक है। अब 11वें नंबर का प्रश्न, जून 2013 की केदारनाथ की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई थी, वह नदी थी। देखिए, जब केदारनाथ में 2013 में जब आपदा आई थी, उसके अंतर्गत कौन सी नदी में ये भीषण वर्षा हुई थी जिसकी वजह से इस प्रकार की ये घटना घटी हुई थी, ठीक है, वह नदी कौन सी थी, आपको बताना है। अलकनंदा थी, या भागीरथी थी, या यमुना थी, या मंदाकिनी थी? किस नदी के प्रवाह तंत्र में ये सम्मिलित हुई थी ये वर्षा, ये भीषण वर्षा? तो दोस्तों, ये जो हुई थी मंदाकिनी नदी, ठीक है, ये मंदाकिनी नदी में ये चीज़ें आपदा आई थी। अब 12वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? देखिए, केदारनाथ ये पीछे 2007 में पूछा गया है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। देखिए, भागीरथी होती है, अलकनंदा होती है, सरयू होती है, मंदाकिनी होती है, कौन सी नदी है? देखिए दोस्तों, मंदाकिनी ही नदी ये क्या है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक प्रवाहित होती। केदारनाथ में जब आपदा आई थी, ये मंदाकिनी में ही आई थी, ठीक है। अब 13वें नंबर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का यहाँ पर संगम होता है? पीछे 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। धौलीगंगा का होता है, पिंडर नदी का होता है, या मंदाकिनी का होता है, या विधि गंगा का होता है? किस नदी का यहाँ पर अलकनंदा में इसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका मंदाकिनी नदी है, जिसका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में क्या होता है, इसका संगम होता है, ठीक। अब 14 नंबर का प्रश्न है, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? कहाँ पर ये मिलती है, आपको बताना है। नंदप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? ये क्या है, देवप्रयाग में आकर ये भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ठीक। अब 15 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड की
कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी के रूप में कहा उसे जाना जाता है? सहायक नदी है, ये ग्रुप सी में ये 2010 में पूछा गया था। देखिए सुमाली गाड़ या फिर आपके रामगंगा, शारदा नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है सुमाली गाड़ है, जो कोसी की सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है। अब 16 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? टोंस है या ऋषि गंगा है या हनुमान गंगा है या कृष्णा गाड़ है? तो कौन सी ये नदी है? देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न का अगर सही आंसर दूं तो ये स्टोन नदी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न, शारदा जिसे काली नदी भी कहा जाता है, ये नदी का उद्गम स्थल है या उद्गम कहाँ से होता है शारदा नदी का? ये ग्राम विकास या विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। ये पिंडारी में होते, कफनी में होते, मिलन में होते या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताएं। देखिए मिलन में काली गंगा का उदय होता है, वहीं से शारदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, जो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आती है। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है पूर्वी धौली गंगा नदी है। पीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपको ये पता होना है अलकनंदा में है या काली नदी में है या गोमती में है या शारदा नदी में है, तो किस नदी में पूर्वी धौली गंगा नदी है ये बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी काली नदी, देखिए पूर्वी धौली गंगा की बात कर रहा हूँ तो ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, धौली गंगा पिथौरागढ़ से रिलेटेड है, और ये काली गंगा की बात करूँ तो ये भी आपके कहाँ पिथौरागढ़ से ही रिलेटेड है। ठीक, अब काली गंगा एवं गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? देखिए ये आपके जौलजेबी में है या फिर आपके रामगंगा में है, नंदप्रयाग में या टिहरी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये आपके जौलजेबी पिथौरागढ़ के अंतर्गत। ठीक, अब 20वें नंबर का प्रश्न, 20वें नंबर के प्रश्न के अंतर्गत क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा नगर सरयू के किनारे स्थित नहीं है? देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 सरयू नदी के तट पर होंगे और नहीं। देखिए बैद्यनाथ कहाँ है? सरयू नदी के अंतर्गत। बागेश्वर कहाँ है? सरयू नदी के। अब सोरा घाट कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी कहाँ है? बागेश्वर में। यह मल्ला गाड़ ये आपके सरयू नदी के तट पर या किनारे में स्थित नहीं है। ठीक, अब 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोड़पागढ़ के संगम पर अवस्थित है? ठीक है, ये कंस्टिलेबी सहायक परीक्षा के अंतर्गत 2018 में पूछा गया। कर्णा आश्रम क्या है? बद्री का आश्रम में है या लाख मंडल में है या टिहरी के अंतर्गत आता है? टिहरी। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर बताऊं तो ये लाख मंडल है। ठीक है, अब इसी कड़ी का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है, शिमली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? भिलंगना, पिंडर या फिर कोसी या काली नदी के निकट स्थित है? कहाँ पर ये किस किनारे में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये पिंडर नदी के किनारे में स्थित है शिमली नदी। ठीक है, ये जो श्रृंखला थी दोस्तों, ये उत्तराखंड का प्रभाव तंत्र जिसमें नदियों से रिलेटेड ये पूरी वीडियो रही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।